जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट में ईवीएस का महामैराथन कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं और हमारा आज तीसरा महामैराथन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा टॉपिक ईवीएस से है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक 175 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज का क्वेश्चन है 176 से। तो क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करने वाली सबसे खतरनाक गैस कौन सी होती है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करने वाली सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है? तो जैव भार पिरामिड उल्टा होगा तालाब, यानी जो जलीय जीव होते हैं उनका पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण मापने के लिए किया जाने वाला मुख्य परीक्षण BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो जो जल प्रदूषण मापने के लिए ये जो BOD परीक्षण होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका प्रयोग जल प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NCF 2005 के अनुसार जो मानचित्रण कौशल दिया जाता है बच्चों में, उससे क्या सुधार होता है? तो सुधार होता है कि छात्रों को स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दिशा और उनकी समझ विकसित होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिससे बच्चे मानचित्र कौशल से बच्चे अपने देश में कहाँ कोयला होता है, कहाँ पहाड़, नदियाँ हैं, ये सब के बारे में बच्चों को इसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ये NBA, कभी कभी एग्जाम में NBA का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो NBA का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है जो कभी खत्म न होने वाली जो ऊर्जा है वो क्या है? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कवक और जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कवक और जीवाणुओं को अपघटक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा माना जाता है? तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण है पोर्टफोलियो और अवलोकन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है? तो जो दमघोटू गैस होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यही जब रक्त में ऑक्सीजन जब जाता है, यही गैस उसको जाने नहीं देती है। यही कमी खतरनाक गैस होती है, उसको रोकने का काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसे दमघोटू के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होगा, कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान लगभग 5.6 या उससे कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर 7 रहेगा तो ये उदासीन रहता है और 7 से ज़्यादा रहता है तो वह क्षारीय हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को न लाभ हो न हानि क्या कहलाता है? तो जो 2 जीवों के बीच जो संबंध होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचती है, वह सहभोजिता होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध संकटग्रस्त आर्द्र भूमि संरक्षण से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा
संरक्षित क्षेत्र सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी कि सीजीए का गठन 1985 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में किस धातु की अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? तो जल में जब कैडमियम की अधिकता हो जाती है तो इटाई रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायोमास ऊर्जा का मुख्य घटक कौन सी गैस है? तो बायोमास ऊर्जा का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसे CH4 के नाम से रासायनिक सूत्र इसका होता है CH4। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो संवहन मंडल होती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल कहा जाता है? तो वायुमंडल की जो समताप मंडल होती है उसे रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर रसायनों की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर पर रसायनों की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? तो जो प्रकाश रासायनिक धुंध है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ओजोन दोनों शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नए पैटर्न पर आधारित हैं और PYQ से भी लिए गए हैं, जो बार बार पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मूक घाटी देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? तो जो यूकेलिप्टस होता है पौधा वो पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश का प्रदूषण मुख्य स्रोत क्या है? तो जो फ्लाई ऐश का जो प्रदूषण है यह ताप विद्युत संयंत्र इसका मुख्य स्रोत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है यह पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में चील या बाज को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो खाद्य या चील को बाज जो श्रृंखला है शीर्ष या सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल निकायों में नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता से शैवाल का अत्यधिक बढ़ना क्या कहलाता है? तो जल निकायों में नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता से शैवाल का जब अत्यधिक बढ़ना होता है वह सुपोषण के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाहनों से के धुएं को नियंत्रित करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर में किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के धुएं को नियंत्रित करने के लिए जिन कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है वो प्लैटिनम और पैलेडियम का बना होता है, धातुओं का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में भारत में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों के बीजों के अंकुरण के लिए शुरुआती चरण में क्या आवश्यक नहीं होता है। तो जो पौधों के बीजों की जो अंकुरण होती है वह सीधे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। इसे पहले हम छाया में रखते हैं, हल्की छांव में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक किस क्षेत्र के ऊपर देखा गया है। तो ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वहाँ देखा गया है। यह दक्षिणी ध्रुव पे है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिटीज का मुख्यालय कहाँ है। तो जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में जब जल किस तत्व की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने % भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में 33% भाग पर पेड़ पौधे होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था। तो जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल वर्ष 2003 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर सबसे तेज़ी से नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी को जब गर्म किया जाता है तो ये तेज़ी से नष्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पर पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का % है वो लगभग कितना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का % लगभग 21% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है। तो इसमें से अजैविक घटक सूर्य का प्रकाश या तापमान है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं। तो एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें जब जो गंधक मिलाया जाता है वो मरकेप्टेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। तो एलपीजी में जो गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है उसे एथिल मरकेप्टेन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों को नाइट्रोजन मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पर पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के आधार पर पहली बार पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित भोजन और पानी से होने वाला जो टाइफाइड रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो दूषित भोजन और पानी से होने वाला टाइफाइड रोग ये साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़कर मिट्टी में मिलाने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़कर
मिट्टी में मिलाने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का संसाधन अनवीकरणीय है? तो इसका ऊर्जा का जो नवीकरणीय साधन है वह कोयला और पेट्रोलियम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा के जल को इकट्ठा करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? तो अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN जो संस्था है वो करती है और इसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों का विवरण रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला मधुमेह रोग जो जिसे डायबिटीज़ कहते हैं रोग रुधिर में क्या करता है? तो इंसुलिन की कमी से होने वाला मधुमेह रोग रुधिर में शर्करा स्तर को बढ़ाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग होता है वो मानव के यकृत को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, हानिकारक तत्व पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जल की उपस्थिति 71% है। इसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको इस सेशन में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको इससे बाहर एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुष्क जो बर्फ होता है वास्तव में क्या है? जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो जो विटामिन ए है ये हमारी त्वचा और हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाहनों के ईंधन के जलने से निकलने वाला जो शीशा है शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो जो वाहनों की जो ईंधन है वो जलने से जो शीशा निकलता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र में जल वाष्प के पानी की बूंदों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब जल चक्र में जब जल वाष्प होती है तो उसका जो पानी होता है बूंदों में बदलता है, उसकी प्रक्रिया संघनन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओंकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी का अध्ययन कैंसर का जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रात में ऑक्सीजन छोड़ने और औषधीय महत्व के कारण किसे पर्यावरण का मित्र कहा जाता है? तो रात में ऑक्सीजन को छोड़ने और औषधीय महत्व के कारण इसे पर्यावरण का मित्र पीपल को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है विश्व में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल कितना विस्तार है? लगभग कितना विस्तार है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर है।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है क्या कहलाती है? तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वह 6100 है किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट है जिसे ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत की गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जिसे अरावली के नाम से जाना जाता है वह गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉयल बंगाल के लिए जो रॉयल बंगाल टाइगर है के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय जो प्रायद्वीपी जिसे भारत कहा जाता है कि सबसे पुरानी चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपी भारत यानी प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो केरल राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप यह अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो है वह किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो सुंदरबन जो डेल्टा है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा निर्मित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं यह मुख्य रूप से किस समस्या को बचाती हैं? तो जो पेड़ पौधे जो मिट्टी की जड़ों को पकड़े रखती हैं यह मृदा अपरदन को बचाती हैं मृदा अपरदन से बचाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की सबसे जो नदी जो है वो बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है उसे गोदावरी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर झील कहाँ स्थित है? तो जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो लाल ग्रह है इसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह को मंगल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह को वलय वाला ग्रह कहा जाता है? तो जो शनि ग्रह है इसे वलय वाला ग्रह कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जिसे गरसुप्पा भी कहते हैं किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच के संक्रांति को क्या कहते हैं? तो दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो जो सिल्वर फाइबर क्रांति है इसे कपास उत्पादन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केरल राज्य के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत जो केरल राज्य का जो तटीय मैदान है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
और कोरोमंडल ये तमिलनाडु की तटीय क्षेत्र को कहते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगूर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगूर मिट्टी ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है मुख्य रूप से किस नदी पर निर्मित हुई है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह सतलुज नदी पर स्थित है, निर्मित हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जादू घोड़ा खाने किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जो झारखंड की जादू घोड़ा की खाने हैं वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सोना उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का जो कर्नाटक राज्य है ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कोलार की खाने या हट्टी की खाने कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के किस अनुसूची में है? तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का जो बीच विभाजन होता है वह 7वीं अनुसूची में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कोरम यानी कि गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो लोकसभा की जो कार्यवाही के लिए जो गणपूर्ति है कोरम है 1/10वां भाग होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियाँ डेल्टा के बजाय एस्चुरीज ज्वार यानी जो जिसे ज्वार नद मुख के नाम से जाना जाता है बनाती है? तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है? तो जो अस्पृश्यता का अंत का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु किस राज्य में है? तो जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है किबुथु यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो समान नागरिक संहिता है यह संविधान के अनुच्छेद 44 में स्थित है। इसका वर्णित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाने का प्रावधान है वह अनुच्छेद 108 में है, जिसे ज्वाइंट सीटिंग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है